देवर जी, आपसे सामान मंगवाया था, तो जो पैसे बचे हों वो वापस दे दीजिए। हिमानी ने अपने देवर अनुराग से बचे हुए पैसे मांगे। बचे पैसे? अनुराग अपनी जेब पकड़कर बोला। हाँ, मैंने आपको 500 रुपये दिए थे और सामान लगभग 400 रुपये का आया था, तो 100 रुपये बचे होंगे, वही तो वापस मांग रही हूँ। हिमानी ने सख्ती से कहा। बहू, अब क्या तुम देवर से हिसाब लोगी? अरे अगर 100 रुपये वो रख भी लेगा तो तुम गरीब नहीं हो जाओगी। तुम उसकी भाभी हो, इतना तो हक बनता है उसका। सास चंद्रा जी अपनी दमदार आवाज़ में हिमानी को झिड़क देती हैं। सही कहा मम्मी जी आपने, लेकिन 100 रुपये लेकर देवर जी कौन सा अमीर हो जाएंगे? हिमानी ने भी करारा जवाब दिया। छोड़ो मम्मी, भाभी का दिल बहुत छोटा है, तभी तो बचे हुए पैसों का हिसाब किताब मांग रही हैं। देखो ना, कैसे कागज़ पेन लेकर बैठी हैं। ऐसा तो परायों के साथ होता है। ये कहकर अनुराग जेब से पैसे निकालकर हिमानी के हाथ पर रखने लगा। तभी बीच में चंद्रा जी ने बेटे अनुराग के हाथ से पैसे ले लिए और वापस उसकी जेब में रख दिए। होगा इसका दिल छोटा। हमारे यहाँ देवर भाभी को कोई हिसाब नहीं देते और ना ही बचे हुए पैसे। अनुराग तेरा नौकर थोड़े ही है, ये आज की बात नहीं है। मेरे भी तो दो दो देवर हैं। मजाल है कि मैं उनसे अपना सामान मंगवाने के बाद बचे हुए पैसे या हिसाब मांग लेती। वैसे भी ये पैसा उसके भाई की कमाई का है, जिस पर तुम कल की आई कुछ ज़्यादा ही अपना हक जता रही हो। हिमानी थोड़ी देर तक चुपचाप दोनों को देखती रही और वो दोनों हिमानी को बेबस देखकर मुस्कुरा रहे थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। हिमानी का पति संजय दूसरे शहर में नौकरी करता था। हिमानी की सास चंद्रा जी और उनकी बेटियों ने हिमानी को घर के रीति रिवाज सिखाने के बहाने से यहीं रोक लिया था। पति के साथ दूसरे शहर नहीं जाने दिया था। तीज त्योहार पर संजय आ जाता था और मिलकर चला जाता था। संजय के वापस जाने के पहले चंद्रा जी उससे ये कहकर अच्छी खासी रकम ले लेती थीं कि बहू को ज़रूरत होगी तो वो सामान मंगवा देंगी। वैसे हिमानी अपनी ज़रूरतों का ज़्यादातर सामान संजय के रहने पर उसके साथ ही जाकर ले आती थी। अगर कुछ सामान कम पड़ता तो चंद्रा जी बेटे अनुराग से ही मंगवाती थीं। अगर हिमानी कहती कि वो खुद बाजार जाकर ले आएगी तो चंद्रा जी उसे नहीं जाने देती। कहती, हाय हाय देवर के साथ बन-ठन कर घूमोगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तुम सामान की लिस्ट दे दो पैसों के साथ, अनुराग ला देगा। तो मम्मी जी आप मेरे साथ चलिए। वैसे भी जब दोनों दीदी आती हैं तो आप उनके साथ बाजार जाती हैं। हिमानी जैसे ही अपनी सासू माँ से बाजार जाने की बात करती, वैसे ही उनको सिर दर्द, बदन दर्द शुरू हो जाता और चक्कर आने लगते। तब मजबूरी में हिमानी को अनुराग से ही सामान मंगवाना पड़ता है। अनुराग सामान तो बराबर ला देता, लेकिन बचे हुए पैसे कभी वापस नहीं करता। हिमानी भी कभी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन कुछ दिन पहले की एक घटना ने उसकी सोच बदल दी। इस बार जब हिमानी का पति संजय होली की छुट्टी में घर आया, तो फुर्सत के कुछ पलों में उसने हिमानी से पूछा, मैं तुम्हें जो पैसे देकर जाता हूँ, तो क्या तुम उनमें से कुछ बचत कर पाती हो? इस तरह की छोटी छोटी बचत बड़ी बनकर भविष्य में बहुत काम आती हैं। तब हिमानी बताती है कि वो अभी तक एक पैसे की भी बचत नहीं कर पाई है और फिर संजय को पूरी बात बताती है। संजय आश्चर्य से कहता है कि माँ तो तुम्हारे और बच्चों के खर्चों के पैसे मुझसे पहले ही अलग से ये कहकर ले लेती है कि बहू को अलग से कुछ मंगवाना होगा तो वो छोटे भाई अनुराग से मंगवा देंगी। संजय और हिमानी के दो छोटे छोटे बच्चे थे। बड़ा बेटा 2.5 साल का और छोटी बेटी कुछ महीनों की। संजय अगले साल हिमानी और बच्चों को शहर ले जाने वाला था, क्योंकि उसके बेटे का स्कूल में एडमिशन होने की उम्र हो जाती। संजय ने फिर कहा कि तुम माँ को सामान की लिस्ट दे दिया करो, पैसे मत दिया करो। मैं तो उन्हें पहले ही घर खर्च और तुम्हारे और बच्चों का खर्चा देकर जाता हूँ। हिमानी पति को बताती है कि दो छोटे बच्चों की माँ होने की वजह से उसको अक्सर कुछ न कुछ सामान मंगवाना ही पड़ता है। तो जब भी वो देवर अनुराग को सामान की लिस्ट मम्मी जी के सामने देती और कहती, मम्मी जी ये सामान आना है, तो मम्मी जी कहती, अरे पर्चा पकड़ा दिया, पैसे भी तो दे। मेरे पास पैसे नहीं हैं। सब पैसे घर के राशन पानी सब्जी दूध में खर्च हो गए। तब मैं अपना सामान लाने के लिए लिस्ट के साथ पैसे भी देती हूँ, लेकिन देवर जी सामान लाने के कभी भी बचे हुए पैसे नहीं लौटाते हैं। कभी बोलते हैं भूख लगी थी तो समोसे खा लिए, कभी एक दोस्त मिल गया था तो उसके साथ कुछ खा पी लिया, या गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था तो डलवाना पड़ गया।
हिमानी की बातें सुनने के बाद अगले ही पल संजय को सब कुछ समझ में आ गया कि उसके पैसों और बीवी बच्चों के साथ क्या चल रहा है। वो जानता था कि हिमानी बहुत ही किफ़ायत से ज़रूरत पड़ने पर ही पैसा खर्च करती है। संजय ने सोचा अगर उसकी पत्नी और बच्चे यहाँ रहेंगे और वो शहर में रहेगा तो वो आजीवन एक भी पैसा नहीं जोड़ पाएगा। उसने तुरंत निर्णय लिया कि इस बार वो पत्नी हिमानी और बच्चों को अपने साथ शहर ले जाएगा। उसने हिमानी से कहा, हमारे पास यहाँ 2 दिन का समय और है। तुम अपना और बच्चों का सारा सामान पैक कर लो। अब से हम लोग शहर में साथ-साथ रहेंगे, तभी हम कुछ पैसे भविष्य के लिए बचा पाएंगे और मुझे वहाँ और तुम्हें यहाँ अकेलापन भी नहीं लगेगा। हिमानी पति की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और चुपचाप सामान की पैकिंग शुरू कर दी। 2 दिनों के बाद सुबह संजय ने अपने माँ पापा को बता दिया कि वो इस बार हिमानी और बच्चों को अपने साथ शहर ले जा रहा है। इस पर चंद्रा जी गुस्से से बोली, ज़रूर बहू ने तुझे कुछ सिखाया पढ़ाया होगा हमारे खिलाफ। नहीं माँ, हिमानी ने कुछ भी नहीं कहा। ये मेरा स्वयं का निर्णय है। हिमानी तो यहाँ परिवार के बीच आराम से है। उसे किस बात की दिक्कत? और वहाँ मुझे दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद पत्नी के होते हुए घर का खाना तक नसीब नहीं होता है। होटल का खाना खा खा कर मेरी तबीयत खराब सी रहने लगी है। और वैसे भी अगले 4 महीने बाद तो इन लोगों को शहर ले ही जाना है। अंश का स्कूल में एडमिशन जो कराना है। संजय की बात सुनकर चंद्रा जी की बोलती बंद हो गई और वो हाँ के सिवाय कुछ भी ना कह सकी। हिमानी के ससुर जी ने बेटे संजय की बात का समर्थन करते हुए कहा, बेटा तू ठीक कह रहा है। बहू के होते हुए तू लगातार होटल का खाना खाए ये बात सही नहीं है। तू बहू और बच्चों को खुशी-खुशी अपने साथ शहर ले जा, लेकिन जब छुट्टियां हो तो बहू और बच्चों को हमसे मिलवाने ले आना। संजय ने अपने माँ-पापा के पैर छुए और चल पड़ा एक नए भविष्य की ओर। हिमानी ने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा कि अब उसको देवर जी से सामान मंगवाने के बाद बचे हुए पैसों का हिसाब नहीं लेना पड़ेगा। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।